हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यस, ऑल गुड। इनफैक्ट ग्रेट। यस, आई बिलीव यस इट शुड बी ग्रेट। अब तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो। यस, अब तो गुड की कोई बात ही नहीं है। यस यस, ऑलवेज ग्रेट। सो क्या चल रहा है अभी? आई एम श्योर दैट अब आप अच्छे दिन आ चुके हैं आपके लाइफ में। यस, यू मस्ट बी एंजॉयिंग। ऑल राइट, ऑल राइट। 2 दिन से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और डेफिनेटली इट्स फैंटास्टिक feeling that I'm getting, or every time the calls are coming, yes, people are really very very excited. But at the same time, कुछ calls ऐसे भी आ रहे हैं कि सर अब 2-3 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन अब इतनी कंपटीशन है तो अब क्या करें। तो प्लीज डोंट वरी, ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल से सोचिए मत। जो आपका एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ अभी आप चल रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को बना के चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी स्टूडेंट्स क्लियर हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आपके एफर्ट्स पर और अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। और दूसरी बात ये कि ये भी एक बात समझो आप लोग कि 8,000 स्टूडेंट्स लास्ट अटेम्प्ट में सीए बने थे, राइट? यू रिमेम्बर नवंबर 23? नवंबर 23 में सबसे खराब रिजल्ट आया था। नो, ओनली 8,000 स्टूडेंट्स बिकम चार्टर्ड। सो इस बार उसको एवरेज आउट करने के लिए हो सकता है थोड़ा उन्होंने ज्यादा रिजल्ट दे दिया, तो उसको लेकर इतना बॉदर नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है? सो प्लीज do not get bothered about any of these things, and put all your efforts, right? So last 2 days में अगर मैंने आपसे interact नहीं करा है, yes, if you are interacting with me for the very first time, you should watch the first 2 lectures. I think the first lecture is already uploaded on the channel. Second is not updated so far, but first lecture है, उसमें काफी बातें हमने करी है what after CA qualification. So please do watch it, right? It will help you in a lot of things. Second, we yesterday we had talked about attempt wise and domain wise guidance. So उसमें एक बात निकल कर आई थी कि of course it's the definitely the competition is high. ये तो हम लोग deny नहीं कर सकते, और we have to put in all our efforts. और उस efforts में the first thing that you should do is to build your resume, right? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी कुछ resume मेरे पास आ भी चुके हैं already, तो रेज्यूमे बिल्डिंग हो रही है। यस, आप लोग अपने रेज्यूमे को कंप्लीट कर लो। ये मैं कोई बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ रेज्यूमे पर, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को बेसिक चीजें पता है। तो ये केवल वो बातें जहां पर कंफ्यूजन आती है, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज रेज्यूमे एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, राइट? सो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के 2 एजेंडा है। पहला एजेंडा है अबाउट रेज्यूमे। तो फर्स्ट 30 मिनट्स आई विल स्पेंड ऑन दैट, एंड नेक्स्ट अराउंड 45 मिनट विल बी स्पेंडिंग ऑन दी पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस, आज पिछले जो 2 सेशन हुए थे, वो दोनों जो सेशन थे, आई एम श्योर आप लोगों ने अटेंड करे थे, एंड दे वर इंफॉर्मेटिव सेशन, राइट? और आज का जो सेशन है वो इंफॉर्मेटिव तो है, लेकिन साथ में इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, राइट? द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि अगर आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो यू विल रियली एंजॉय इट। आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और यही एक्चुअली आपको अगले 20 दिन करना है, राइट? सो इसलिए आज का जो सेशन है उसमें आप लोग अपना पार्टिसिपेशन पूरा रखिए। 2 दिन आप लोगों ने सुना, आज कंट्रीब्यूट भी करें, और कोशिश ये करें कि जब हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस लें, तो उन क्वेश्चंस के टाइम पे अपने वीडियोस ऑन करें और उसको डिस्कशन फॉर्मेट में लेकर दें, ठीक है? तो दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इन टुडे सेशन। तो आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर, audio, video, and the screen is clear to everyone. Yes, I can see only one face right now. Mansij, yes, Mansij, is it good? Yes, All sir. right, thank Yes, you sir. very much. ओके, फैंटास्टिक। सो मैं क्विकली आ जाता हूँ रेज्यूमे के ऊपर, और रेज्यूमे के जितने भी आपके कंफ्यूजन से आप लोग भी रेडी रखिए। सो द फर्स्ट थिंग इज, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हाउ मच टाइम इज स्पेंड बाय इंटरव्यूअर? एक रेज्यूमे देखने में इंटरव्यूअर कितना टाइम स्पेंड करते हैं? यस, एनी गेसेस? 30 seconds. 30 seconds, yes, very good answer.
बेसिकली इट इज इन सेकेंड्स। यस, एक आंसर हो रहा है 1 to 2 मिनट्स। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि एक कॉपी चेकर जनरली 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स में कॉपी चेक कर लेता है। यू स्पेंड 3 hours इन राइटिंग एंड 3 years इन प्रिपरेशन, बट वो उसको चेक कर लेते हैं विद इन 5 to 10 मिनट, 10 to 15 मिनट्स, राइट? तो सेम हैपन्स हियर ऑल्सो। हम रेज्यूमे के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन study shows that normally interviewer will spend 5 to 15 seconds to scan through your resume and try to make a perception about you। कहने की बात सिंपल ये है कि आपको आपका रेज्यूमे इस हिसाब से बनाना है कि 5 to 15 seconds में की पॉइंट्स उनको क्लियर हो जाएं। और इसीलिए आजकल जो क्वेश्चन आता है कि 2 पेजर बनाए, 1 पेजर बनाए, तो इसलिए 1 पेजर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इतना फास्ट वो लोग देखते हैं। जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो, उन पॉइंट्स को जिस पे आप चाहते हो उनका अटेंशन आए, उनको कहीं ना कहीं बोल्ड करिए, कहीं ना कहीं उनको इस तरह से हाईलाइट करिए या पहले लिखिए, सो दैट दे कैन स्कैन थ्रू इट, राइट? 5 से 15 सेकंड ज्यादा बहुत ही कम होता है। सो देयर फोकस शुड कम ऑन दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? सेकंड, देर आर 11 क्वेश्चंस दैट वन बाय वन विल बी कवरिंग अप। 11 क्वेश्चंस जो मुझे ऐसे लगते हैं कि इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग डेफिनेटली उनको भी कवर करते हैं पर। राइट, सो द फर्स्ट वन इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर रेज्यूमे? राइट, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है क्या? तो देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। यस, कई बार ऐसा एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। कई बार यूट्यूब पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो स्टूडेंट्स को एक कहीं ना कहीं मन में टेंशन भी होता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अगर हमारा रेज्यूमे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं हुआ तो क्या होगा, हम सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे? तो प्लीज सबसे पहले तो ये डर निकाल दो अपने मन में से। आप कैसा भी रेज्यूमे का फॉर्मेट बनाओगे, उससे कोई प्रॉब्लम। आई स्पीक विद लॉट ऑफ कंपनीज, काफी सारी कंपनीज के एचआर हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, और आई हैव चेक्ड विद देम कि कोई फॉर्मेट एज सच है जो हर कंपनी के लिए कॉमन फॉर्मेट है। उन्होंने कहा कि हर कंपनी का एटीएस अलग होता है, यानी कि हर कंपनी का सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो आप कोई भी फॉर्मेट में बनाओगे वो हर फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है, राइट? सो ये बिल्कुल टेंशन निकाल दो कि ये वाला फॉर्मेट से हम लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई भी फॉर्मेट हो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। सो द ओनली रूल इज दैट देयर आर नो रूल्स। कोई रूल नहीं है यहाँ पर। अगर कोई रूल होता तो इंस्टीट्यूट ही आपको एक फॉर्मेट दे देता और कि इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है? इसलिए कोई रूल्स नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट इट शुड बी इन दी नाइसली फॉर्मेटेड रेज्यूमे, राइट? उसका एक प्रोफेशनल फॉर्मेट होना चाहिए जो दिखने में थोड़ा ठीक हो। दैट्स द ओनली थिंग। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में मेरा ये कहना है कि करियर ऑब्जेक्टिव जनरली आई हैव सीन पीपल डूइंग अ कॉपी एंड पेस्टिंग इट, राइट? मेरे ख्याल से अगर आपने भी करियर ऑब्जेक्टिव लिखा होगा तो कहीं ना कहीं यही चीजें करी होंगी, दैट यू माइट हैव डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इट, राइट? तो उस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो प्लीज रिमेंबर इट। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को कंपनी ने बोला था कि बिना अपना रेज्यूमे देखे बताएं कि अपना करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो समझ लो कि आ, इस तरह की रिस्क हो सकती है, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यूअर भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू ही था। यस, सास भी कभी बहू थी। यस, तो सबको सब पता है आप क्या क्या ट्रिक्स यूज करने वाले हो, ये सबको पता है, ठीक है? इसलिए कॉपी पेस्ट मत करिए। इट शुड बी इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसको इंक्लूड करना है नहीं करना है? अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, देयर आर नो रूल्स। तो मेरा मानना ये कि अब ये रिडंडेंट हो चुका है। एक टाइम था जब करियर ऑब्जेक्टिव लिखा जाता था। अब मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की स्पेस खाली जा रही है, कुछ भी नहीं है उसमें लिखने को, तो फिर एक लाइन लिख सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर व्हाट इज दैट लाइन। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कई लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक एक स्टेप आगे चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रोल, तो वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक लिख देंगे तो हमको वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कभी भी स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव मत बनाइए। यस, जैसे कई लोग लिख देते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब आप अगर वो रेज्यूमे कैंपस में लगा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का तो कोई रोल आ नहीं रहा है।
तो अगर स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ तो उसको निकाल दीजिए, केवल जनरल करियर ऑब्जेक्टिव लिखिए। और जनरल करियर ऑब्जेक्टिव का जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, to secure a challenging position in a reputed organization, to learn the best practices prevailing in the industry while making a significant contribution. So there is nothing specific in this one that I am looking for opportunity in audit or I am looking for opportunity in taxation. ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, डोंट मेक इट टू स्पेसिफिक। थर्ड पॉइंट आता है आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन को लेके, कि आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपको सेक्शंस बनाने आर्टिकलशिप को लेकर। कई लोग हैं जिन्होंने केवल टैक्सेशन में काम किया है, तो उनके उसमें दो ही सेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन आपको पता है, कल ही मैंने बताया था, मैक्सिमम ओपनिंग्स विल बी कमिंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो बॉक्स है वो आपको पूरा खाली दिखेगा, तो वो सही नहीं दिखेगा। इसलिए यू शुड राइट समथिंग एटलीस्ट इन दैट। सो देयर हैज टू बी ए क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड जो भी आप एडिशनल उसमें पॉइंट्स लिखते चले जाने। मिक्स मत करिएगा। यस, कई बार लोग मिक्स कर देते हैं उसको, तो मिक्स नहीं करना, आपको सेपरेट रखना। सेपरेट करने का दूसरा रीजन ये है कि कोई भी प्रोफाइल के लिए आपका रेज्यूमे देखते हैं तो वो एक ही प्रोफाइल के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर कमिंग फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, तो वो फिर केवल डायरेक्ट टैक्स वाली लाइंस देखेंगे, ऑडिट और इनडायरेक्ट टैक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, कई लोग अपने क्लाइंट्स के हिसाब से रेज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं, वो भी गलत है। आपको हेडिंग्स ही रखनी है, जिस फील्ड में आपने काम कर रहा है वो वाली हेडिंग्स। ठीक है, तो जनरली जो हेडिंग्स रहती है वो ऑडिट की रहती है, डायरेक्ट टैक्स रहती है, इनडायरेक्ट टैक्स रहती है, और फाइनेंस रहती है। सो ये रखिएगा। कई लोग मिसलेनियस भी लिखते हैं, मिसलेनियस में बहुत सारे पॉइंट लिख देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है, राइट। मिसलेनियस कोई भी नहीं देखता है, इसलिए मिसलेनियस अगर आपने लिखा भी है तो उसको बहुत छोटा सा बनाइए, राइट। मैं एक रेज्यूमे का फॉर्मेट भी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा लास्ट में, और जहां जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, और खास तौर पे आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन को लेके काफी डाउट रहते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस वन दैट हैव सेपरेट हेडिंग। सेकंड, इफ इट इज विद इन ऑडिट देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू डन, इंटरनल आपने अलग करा है, स्टेट अलग करा है, तो उसको भी अलग अलग कर दो। क्योंकि कंपनी अगर जो इंटरव्यू के लिए आएगी वो एक ही प्रोफाइल के लिए आएगी, या तो इंटरनल या स्टेट। तो स्टेट के लिए अगर आ रही है तो यू शुड गो फॉर स्टेट, और मतलब यू शुड राइट सेपरेटली फॉर स्टेट ऑडिट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइंट का नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये सवाल तो मैं आपसे ही पूछता हूँ पहले, कि क्लाइंट का नाम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। यस, क्या ओपिनियन है आपका? एनीवन, बताइए। क्लाइंट का नाम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, ऑल राइट। ओके, सभी लोग लगभग यही लिख रहे हैं दैट वी शुड राइट इट। ओके, सो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज नहीं आता है क्या यहाँ पर, अगर आप लिखोगे? हम्म, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और वो प्रोफेशनल एथिक्स, राइट, वो सब बातें। ओके, ओनली द नेम। Okay, so you're saying that it should be mentioned, it should not be mentioned, not the financial details, only the name. No, sir, because we are not disclose about financial information. Okay, good points. तो इसमें देखो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, इंटरव्यू के लिए भी और रेज्यूमे के लिए भी, कि वहाँ क्लाइंट का नाम बोलना है नहीं बोलना है। तो 100% आप क्लाइंट का नाम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, कई जगह तो ये बिल्कुल पब्लिश नाम होता है, जैसे लिस्टेड एंटिटीज में देखोगे तो ऑडिटर का नाम वैसे भी पब्लिश हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी अगर हम एमसीए की पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर जो ऑडिटर रहते हैं उनके नाम मिल जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि किसी ने अगर सपोज कोई एक बहुत बड़ा होटल है, इंदौर में कोई बहुत बड़ा होटल है, उसका ऑडिट करा है, तो कोई मुंबई से आ रहा है तो उसको पता है क्या उसका नाम, या उसको पता है क्या कि ये बहुत बड़ा होटल है? ऑब्वियसली नहीं पता है। ठीक है, सो आप इतना नाम बता भी दोगे तो उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए वेन एवर वी आर राइटिंग, rather than telling them that XYZ I did audit of XYZ Limited,
You should tell them that we did audit of one of the renowned hotel having a turnover of around 100 crore or having a turnover of 200 crore. तो उनको एटलीस्ट ये आइडिया लगेगा कि ओके ये कितना बड़ा है या फिर ये किस सेक्टर में है। ठीक है, तो आप अगर इतना फेमस नहीं है आपका क्लाइंट तो एटलीस्ट उसका सेक्टर लिख सकते हो। जैसे कि आपने कोई इंजीनियरिंग यूनिट का ऑडिट करा है, हो सकता है वो उतनी फेमस ना हो, तो एटलीस्ट राइट दैट इट इज इनटू इंजीनियरिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके आप कंपनी का नाम लिखने की बजाय इंडस्ट्री का नाम भी लिख सकते हो और बोल सकते हो, राइट? दैट विल गिव देम अ मच प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए दैट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड थ्रू दैट। और ऑब्वियसली अगर कोई बहुत बड़े नाम है आपके पास तो जरूर से लिखना भी चाहिए और बताना भी चाहिए, लाइक टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज, टॉप 200 कंपनीज, कोई फेमस क्लाइंट्स है अगर जिनका आपने काम करा है वो बताना है। अब क्या नहीं बताना है, ऑब्वियसली जहां पर फ्रॉड हुए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई एमएनए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो आप खुद समझते हो कि यस दिस कम्स अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी, द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर फ्रॉड करके भाग गया है, ऐसी कोई भी बातें हैं अगर जिसको लेकर आप खुद समझते हो कि ये कंपनी की इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, तो वो चीजें नहीं बतानी। जब हम आर्टिकलशिप का डिस्कशन करेंगे तब भी मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसे ऑब्जर्वेशन जो कंपनी की इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं उसमें या तो क्लाइंट का नाम मत लो, और अगर क्लाइंट का नाम ले रहे हो तो फिर ऐसे खतरनाक टाइप के ऑब्जर्वेशन मत बताओ। ठीक है, सो ये पॉइंट क्लियर है सभी को क्लाइंट को लेकर? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पर आपको जो रेज्यूमे फॉर्मेट हमने भेजा था वो भी आप एक बार देख लीजिए। ये देखो, जिससे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। ठीक है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लिखने के बाद एक लाइन में आपकी फर्म के बारे में भी लिखी है। अगेन वही बात है कि आपकी फर्म हो सकता है एज सच काफी रिनोन्ड फर्म हो, लेकिन somebody who's coming from Mumbai, they might not know about it. So write them that there are 80 plus members, including 6 partners and 10 plus branches। उसके credentials ऐसे लिखोगे तो पता चलेगा कि वो बड़ी फॉर्म है। ठीक है, फिर सेक्शंस अलग अलग कर दो, ऑडिट अलग कर दिया, डायरेक्ट टैक्स अलग कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स अलग कर दिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग कर दिया। ठीक है, और भी अगर आपने जो एरियाज में काम किया उसको सेपरेट आउट कर दिया। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स का कि हमने जॉब भी करा है, तो जिन्होंने जॉब करा है कंबाइन करिएगा एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं कि एक एक आपने एक्सपीरियंस ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख दिया, है दोनों ऑडिट के, तो इंटरव्यूअर इतना पेन नहीं लेंगे कि एक बार ऊपर पढ़ेंगे और फिर एक नीचे पढ़ेंगे। शॉर्ट में जॉब का लिख दीजिए और जो एक्सपीरियंस है उन दोनों को कंबाइन करिए। ठीक है, सो ऑडिट का एक साथ यहाँ पर पूरा दिखना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स का एक साथ पूरा दिखना चाहिए, भले ही वो जॉब का हो या आर्टिकलशिप का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चंस which I generally get regarding articleship। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए शायद। What if the interviewer asks any confidential information? नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यूअर को तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, वो क्यों पूछेंगे? राइट, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल बताओ। राइट, आप ही अगर उनको बोलोगे कि लाइक इस कंपनी जिसका मैंने ऑडिट करा था उसके डायरेक्टर जो है वो बैंक का पैसा लेके गायब हो गए, तो फिर वो पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था। राइट, अदरवाइज दे देमसेल्फ विल नॉट आस्क। और अगर कहीं ऐसा डिस्कशन हो रहा है और यू कैन से कि लाइक इट्स कॉन्फिडेंशियल, सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज मोर मोर, दैट इज फाइन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफर केस में दो फॉर्म्स मेंशन कैसे करें। यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रांसफर फॉर्म अगर आपने लिया है, सो ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि क्यों लिया ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर लेना ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जस्टिफिकेशन रेडी होना चाहिए आपके पास। दोनों लिखो वहां पर। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन भी उसके सामने लिखो, या फिर ड्यूरेशन कंबाइन कर दो और दोनों फर्म्स के नाम लिख दो। ट्रांसफर को लेकर अगर आपने ट्रांसफर लिया है तो जब आप अपना रेज्यूमे बनाओ तो मुझे एक बार भेज देना, आई विल स्पेसिफिकली लुक इनटू दैट मैटर।
जिन जिन के भी ट्रांसफर्स हैं। इफ यू डन आर्टिकलशिप फ्रॉम 2 फर्म, यस, ये तो बात होगी। अगर आपने 2 फर्म से आर्टिकलशिप की है, दोनों का एक्सपीरियंस कंबाइन करके दोनों फर्म का नाम लिख दो। अलग अलग ड्यूरेशन लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। और फिर भी आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एक बार मुझे बता देना, सो आई विल गिव माय कमेंट ऑन दैट। मैंने ये रेज्यूमे का आप लोगों को ग्रुप में वर्ड फाइल भेजी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं आई विल रीसेंड दिस वन। काफी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मल्टीपल फॉर्म से आर्टिकलशिप की, तो मेरे को एक्चुअली स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, मैं लास्ट में बताता हूँ। ओके, ट्रांसफर का। ऑल राइट, चलिए, तो ट्रांसफर वाला पॉइंट लास्ट में लेते हैं। राइट, तो ये सारी बातें हो गई इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं टेब्यूलर और पैराग्राफ फॉर्मेट। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि जो टेब्यूलर फॉर्मेट है वो ऐसा तो नहीं कि हम टेबल बनाएंगे तो वो एटीएस रीड नहीं कर पाएगा। एटीएस सुना है आपने? एक नया वर्ड आया आजकल मार्केट में, एटीएस। एटीएस इज नथिंग बट एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ह्यूमन की बजाय मशीन आपके रेज्यूमे को स्कैन कर रही है, ठीक है। पर वो मशीन का भी जो दिमाग है वो तो ह्यूमन ने ही बनाया ना, तो इसलिए ये मत सोचो कि वो टेबल रीड नहीं कर सकती। अगर वो टेबल रीड नहीं करेगी तो आधे रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएंगे, आधे रेज्यूमे में टेबल्स होती है। इसलिए टेबल्स को लेके घबराओ मत कि हमने टेबल बनाई है तो पता नहीं वो उसको रीड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये मैं जो भी आपको बातें बोल रहा हूँ ये मैं सब एचआर से कंफर्म कर चुका हूँ। जो टॉप बिग फोर के एचआर हैं उनसे बात करके ही मैं आपको ये सब बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अगर ऐसा कुछ होता है तो। नाउ व्हाट यू शुड यूज, टेबुलर फॉर्मेट और पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें देखो मेरा एक ओपिनियन है, वो अब आप लोग को देखना रहेगा कि लाइक हाउ यू वांट टू पुट इट। कई बार हम लोग क्लाइंट का नाम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्मेट में क्लाइंट का नाम आप एक कॉलम में दिखा सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मेट ये होता है कि हमने लेफ्ट में प्रोफिशिएंसी लिख दी, स्टेट ऑडिट, राइट साइड में हमने लिख दिया क्लाइंट का नाम। और हाँ, ये वाला टेबल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, राइट। तो थोड़ा सा ब्लर है बट एक आइडिया लग जाएगा आपको कि लेफ्ट साइड में वर्क है, स्टेट ऑडिट, बीच में क्लाइंट का नाम या फिर इंडस्ट्री, और राइट साइड में क्या काम करा है आपने, वो है। तो ये भी एक फॉर्मेट है जो आप जिसमें आप मेंशन कर सकते हो। और ये वाला फॉर्मेट तो आप यूज कर ही रहे, जिसमें यू आर राइटिंग इन डिटेल। अब दोनों में से कौन सा बेटर है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि कौन सा बेटर है कौन सा खराब है। बोथ आर फाइन। यस, कोई इसमें आप मत सोचिए कि लाइक दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। बोथ आर 100% फाइन, ठीक है। रीडेबिलिटी के हिसाब से टेबल वाला ठीक है क्योंकि उसमें क्लियर क्लियर दिख रहा है, ओके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, हमारा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस थोड़ा वीक टाइप रहा है जिसमें ज्यादा लिखने की बातें नहीं है, तो फिर पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करो। क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेट में क्या होता है, आप छोटी सी बात को भी लंबा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक लाइन में आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसमें से, ऑडिट में लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम एज स्पेसिफाइड अबव, I also handled various other assignments where my major responsibility include vouching and verification of accounts and finalization of balance sheet। अब ये छोटी सी बात है लेकिन उसको कितना लंबा लिख दिया इसमें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट कम है तो फिर ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो दिस इज अबाउट पैराग्राफ फॉर्मेट। सेकंड, जैसा मैंने आपको एक और चीज बोली कि आप जब क्लाइंट का नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो केवल क्लाइंट का नाम मत लिखिएगा, क्लाइंट के नाम से कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू रिटर्न, यहाँ पे इंदौर में जो फेमस है अपना स्वीट्स लिख दिया आपने। अब अपना स्वीट्स किसी और को नहीं पता है कि वो किस इंडस्ट्री, मतलब ब्रैकेट में एटलीस्ट राइट दैट इट इज इनटू फूड इंडस्ट्री, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, व्हेन यू आर राइटिंग एंड टू एंड ऑडिट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों के रेज्यूमे में ऐसा लिखा हुआ है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब आप समझ रहे हो, क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं आपके सामने,
जैसे इंटरव्यूअर देखेगा एंड टू एंड, मतलब सब करा हुआ है, प्लानिंग टिल फाइनलाइजेशन, दे विल आस्क यू एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा कि ये रिस्की बोल सकते हो उसको थोड़ा, कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे आप ज्यादा पूछे जा सकते हैं एंड टू एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग आर्टिकलशिप। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताएं, अदरवाइज आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड ऑल सीए फाइनल एंड इंटर रिजल्ट्स। ये कई लोगों के क्वेश्चन होता है कि सीए फाइनल के ग्रुप वन ग्रुप टू के हिसाब से हम लोग लिखें, और या फिर हम लोग कंबाइन कर दें उस एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किए, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया तो ऑब्वियसली आप दोनों कंबाइन करके लिखोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट में हुआ है, तो मेरा यही सजेशन है कि अलग अलग लिखो उसको। अदरवाइज आपके पढ़ाई में गैप्स दिखेंगे कि ट्वेल्थ तो हमने क्लियर किया 2000 लेट से 20 में, और फाउंडेशन क्लियर कर लिया 21 में, और इंटर क्लियर किया लेट से 23 में। तो ये 2 साल का गैप दिख जाएगा अगर हम दोनों एक साथ दिखाएंगे। तो फिर वहां पे ज्यादा लंबा गैप ना दिखे, इसलिए एक एक करके दोनों दिखा दो। ये बात क्लियर है सभी को? तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमको कैसे दिखाना है, बिकॉज वी डोंट वांट कि टू मच ऑफ गैप इज देयर, सो वी शुड राइट वन बाय वन, राइट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, हैव डन जॉब इन मल्टीपल फर्म्स, देन शुड वी मेंशन देयर डिटेल्स आल्सो। देखो, मल्टीपल फर्म्स में अगर आपने काम करा है तो जॉब का तो आपको एक अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा। एक अलग से सेक्शन बनाइए जिसमें केवल इतना लिखिए कि यहाँ पर हमने जॉब करा है, और इस फर्म में जॉब करा है, और इस ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन थी उसकी। उसमें जो वर्किंग करिए वो वर्किंग और आर्टिकलशिप की वर्किंग को कंबाइन करिए। अदरवाइज इंटरव्यूअर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पहले उसको पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। आपको पता है वो 15 सेकंड से ज्यादा पढ़ते नहीं है रेज्यूम। ठीक है, सो जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी उसको एक अलग से शॉर्ट टेबल में डाल के मुझे भेजिएगा, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि 108 साइन नहीं, 108 साइन ओके नहीं करते, without any paid value, what would be the point to validate our point? अच्छा ये तो टेक्निकल रीजन है कि, देखो ये सब रीजन काम नहीं करेंगे, और क्योंकि कोई भी ये नहीं सुनना चाहता है कि उन्होंने नहीं करा या फिर, सो वो तो कैसा है कि वो मान के चलेंगे कि कुछ ना कुछ इशू हुआ है, और उस 10 मिनट के इंटरव्यू में कोई भी हमको ऐसी बात नहीं करनी है जिससे वो कहीं भी 1% भी हमारे लिए कुछ अलग सोचें। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत बताइएगा कि फॉर्म और उन्होंने साइन नहीं करा, या फिर उन्होंने डिले कर दिया, या फिर मैंने बहुत सारी छुट्टियां ले ली थी तो उन्होंने मेरी आर्टिकलशिप बढ़ा दी आगे, या फिर और भी कोई ऐसी बात हो जो आपकी फॉर्म और आपके बीच की बात है, राइट, वो मैटर को वहीं दबा दो, क्योंकि ये सब बातें बाहर आएगी तो वो तो वही बात है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वही वाली बात है कि वो बात कहीं भी निकल जाएगी फिर वो, इसलिए कोई भी नेगेटिव बात नहीं बतानी हमको। ठीक है प्लीज एक्सप्लेन लाइक हाउ शुड वी राइट इफ टाइम गैप इज बिग। टाइम गैप अगर बड़ा है तो क्या करें? टाइम गैप बड़ा है तो वही आप अलग अलग ग्रुप वाइज दिखाइए, 10th 12th, फाउंडेशन, इंटर ग्रुप वन, इंटर ग्रुप टू, फाइनल ग्रुप वन, फाइनल ग्रुप टू, राइट, लाइक दैट। और अगर ये है कि आपको फाइनल में काफी टाइम लग गया है, और उस बीच आपने कुछ भी आपने ऐसा जॉब वॉब नहीं करा है, तो उसके अंदर क्या करना है? उसमें कुछ भी नहीं करना है, डू नॉट शो एनीथिंग। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने कहीं पे वर्किंग करी है तो उसको मेंशन कर सकते हो, दैट्स ऑल। बट डोंट वरी अबाउट दैट, कई लोग फाइनल की तैयारी करते हैं, तो एज सच अलग से उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो ट्रांसफर्स लिए हैं, ठीक है, और वो ट्रांसफर्स
कोई भी देखो ट्रांसफर इजी तो होता नहीं है, कहीं ना कुछ तो उसमें चीजें रहेंगी। ठीक है। सो ऑब्वियसली आप लोग उसको, आपको उसको मेकअप करके बताना है, ये मेरा कहने का मतलब है। अगर आप उसको स्ट्रेट अवे बता दोगे कि उन्होंने तो मेरे हमको केवल बोला था कि हम आपको सब तरह का एक्सपोजर देंगे, और उन्होंने केवल हमको इनकम टैक्स के रिटर्न ही फाइल करवाते रहते थे, या केवल इंटरनल ऑडिट ही करवाया, तो इसलिए हमने छोड़ दी फॉर्म। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। अगला जो हम लोगों का सेशन है वो थोड़ा इंटरव्यू गाइडेंस से रिलेटेड ही है, तो मैं आपको उसमें एक पर्सपेक्टिव इस चीज का भी थोड़ा सा बता दूंगा कि लाइक हमको कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। ठीक है। सो उसमें चीजें आ जाएंगी। जॉब, जहां तक जॉब का सवाल है, आप जॉब बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% अगर आपने जॉब करा है तो उसके उसकी एक अलग से टेबल बना के जॉब के बारे में बताओ। उसमें डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग कि आपने कहीं ना कहीं जॉब करा है, आपको एक्सपीरियंस है, एंड द इंटरव्यू विल अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। क्लियर है आपको मनसीज? यस सर। ऑल राइट। उसके बाद एक सवाल आता है कि शुड वी शो मार्क्स? मार्क्स बताएं ना बताएं? डेफिनेटली बताएं मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% तो सबके ही हैं, राइट? ऐसा तो कोई नहीं है जिसके 50% नहीं है। यस। तो 50% सबके ही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? बताओ, बिल्कुल खुल के बताओ। अ, जिसके 50% है उनको तो प्राउडली बताना चाहिए कि कोई और हो ना हो उनके साथ, भगवान उनके साथ ही है। ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है कि मार्क्स हमेशा बताना चाहिए। ठीक है। और वो इसलिए भी बताना चाहिए क्योंकि कई कंपनीज के क्राइटेरिया होते हैं मार्क्स के, तो 100% मार्क्स बताइए। ठीक है। और मार्क्स वैसे भी बता सकते हो कि आपने पहले टोटल में से वो बता दिया कि इतना आया, और उसके बाद साइड में लिख दिया कि परसेंटेज इतना है। वैसे भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, किसी को 800 में से मार्क्स आए, किसी को 700 में से आए, किसी को 400 नहीं, अभी 800 वाला तो गया, 700 और 600 में से आए। राइट। सो वो जो कंफ्यूजन है, इसलिए तो 100% आप सब बताइए। राइट। आउट ऑफ 700 आई स्कोर दिस मच एंड दिस इज द परसेंटेज। ठीक है। आई हैव डन। ये हो गया। इफ इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपने फाइनल के अटेम्प्ट्स गैप में क्या किया, देन हाउ टू आंसर। ये क्वेश्चंस मैं इंटरव्यू के टाइम लेता हूँ। अभी हम लोग पहले एक बार रेज्यूमे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अंकल्स कंपनी। ओके। हाउ टू आंसर इट बिकॉज ऑफ कुछ। ओके। सो ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो इंटरव्यू में लेते हैं इसको। लेकिन सवाल इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग करते हैं अपने फैमिली में। अंकल के यहाँ पे करा है, कई लोग तो अपने फादर की फॉर्म में भी रजिस्टर होते हैं, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट स्टिल लाइक वी विल टॉक अबाउट इट। शुड वी शो मार्क्स इन एब्सोल्यूट और इन परसेंटेज फॉर्म? मेरे हिसाब से दोनों ही बता दो। अभी जिस तरह से अभी चेंज हुआ है पैटर्न, दोनों बता देना चाहिए। कुछ लोग फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन। 10th 12th और ग्रेजुएशन दिखाएं या ना दिखाएं, तो 100% दिखाइए। यस, 100% दिखाइए 10th 12th और ग्रेजुएशन। पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो कि आप शुरू का करियर कैसा था आपका, 10th 12th के मार्क्स कैसे थे। बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको ये एक माइंड में थॉट होता है कि इनिशियल ईयर्स जो होते हैं किसी भी इंसान के, वो ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है। तो 10th 12th में आपने जिस जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दिया है, करीब करीब वैसा ही परफॉर्मेंस आपका आगे भी रहा होगा। राइट। तो ये एक उनका थॉट प्रोसेस होता है, इसलिए तीनों बताइए। कई लोगों का इसके अंदर ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन होता है कि सर हमने इंटीमेशन नहीं दिया है, ऐसा कुछ आता है। आई डोंट नो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो इंटीमेशन नहीं दिया हमने इंस्टीट्यूट को, तो इंटीमेशन दे दो, क्या प्रॉब्लम? लेकिन ग्रेजुएशन बताना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज है जिनके लिए ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, ग्रेजुएशन मस्ट है उनके लिए, तो जरूर से बताइए। ठीक है। ओके सुपर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ट्रांसफर की बात, थोड़ी सी स्पेसिफिक है, इंडिविजुअली करते हैं।
एकेडमिक टेबल पहले लिखें या आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? सो फर्स्ट एकेडमिक टेबल, राइट? आप फ्रेशर हो अभी, तो एकेडमिक्स पहले आएगा, उसके बाद फिर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है? उसके अलावा कुछ बातें जो आपको पता है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ कि फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी जो है वो पूरी अच्छे से रखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा भी एरर होता है फॉर्मेटिंग में तो वो दिखता है, और जो सीनियर लोगों के सामने वो रेज्यूमे जाएगा वो हर छोटी चीज ऑब्जर्व करते हैं। बुलेट आपके ठीक से नहीं लगे, एक बुलेट आगे लगा एक पीछे लगा है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी होती हैं और खराब इंप्रेशन देती है। सो स्पेल चेक करके जाइएगा, राइट? और स्पेसिंग एंड एवरीथिंग, फॉर्मेटिंग अच्छे से चेक करके जाइएगा। 1 पेजर या 2 पेजर रेज्यूमे, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास जितने रेज्यूमे आ रहे हैं सब 1 पेजर आ रहे हैं। जिन लोगों का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत वाइड है, बहुत डिटेल में उन्होंने आर्टिकलशिप करी है, उनको एक क्वेश्चन जरूर आता है कि वो 1 पेज में सेट नहीं हो पा रहा है रेज्यूमे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। 1 पेज, 1 पेज, यू नीड टू मेक इट 1 पेजर, ठीक है? सो डू दैट, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन आता है कैनवा का रेज्यूमे। यस, कैनवा इज अ पॉपुलर वेबसाइट, आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, कर रहे हैं? तो कैनवा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बहुत सारे रेज्यूमे के फॉर्मेट दिए हैं उसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसा मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज रहे हो। तो जब पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो वर्ड को पीडीएफ में करो या इमेज को पीडीएफ में करो, ठीक है? सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर भी कंफ्यूजन हो मुझे एक बार भेज दीजिएगा, आई विल चेक इट अगेन। अगर एक बार मैं जॉब और फर्म्स का जो ट्रांसफर के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं एक बार लास्ट में वापस से ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि ये मुझे लग रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, ठीक है? तो साई, आई विल गिव दिस आंसर once 4-5 slides gets over. Is it required to paste a photograph? Yes, अगर फोटोग्राफ लगा रहे हो तो यस, बिल्कुल हाई रिजोल्यूशन colored photograph in a professional attire, ideally in a business suit, right? जैसे दिख रहा है आपको, समथिंग लाइक दैट, ओके? अपने आधार कार्ड का फोटोग्राफ मत लगा दीजिएगा, यस। उसके बाद अगर कंपनी उसका प्रिंट आउट निकालेगी तो वो और नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखें कि कंपनी, आप तो उनको सॉफ्ट कॉपी में भेजते हो, पर आज भी कई लोगों को मैं जानता हूँ जो रेज्यूमे का प्रिंट आउट निकाल के उसमें देख के फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो आपका जो फोटोग्राफ है वो हाई रिजोल्यूशन का रहेगा तो सही रहेगा, अदरवाइज प्रिंटर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर उसको खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है उस फोटोग्राफ लगाना, बट आपके ऊपर है, इफ यू वांट यू कैन पुट इट। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे। एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे, शॉर्ट में एक दो बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आज सपोज मुझे एक पर्सन चाहिए जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में मुझे हेल्प कर सके, तो मैंने ये डाला उसके अंदर कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने इंडेस पे काम किया है और ऑडिट किया हुआ लिस्टेड एंटिटीज का। तो 2 वर्ड मैंने डाल दिए लेट से उसमें, इंडेस और लिस्टेड एंटिटी ऑडिट। तो वो क्या करता है, उसके कीवर्ड सर्च कर लेता है हर रेज्यूमे में कि ये किन के इसमें लिखा हुआ है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो उसको शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक है? अब आप लोगों के केस में क्या होने वाला है? आप लोगों के केस में ये होगा कि जब हम इंस्टीट्यूट का कैंपस का फॉर्म भरेंगे तो वो फॉर्म से सारी इंफॉर्मेशन लेता है, आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, सो दैट इंफॉर्मेशन विल गो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर्म, कैंपस का फॉर्म, रादर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो इसलिए आप इतना मत सोचो कि मेरे को हर चीज लिखना है उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर, आपको पता है कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट जीएसटी की है या इसकी रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स की है या ये ट्रांसफर प्राइसिंग का रोल है, तब जरूर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखिए। लेकिन क्योंकि कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इसके बारे में ज्यादा सोच के कोई भी फायदा नहीं। क्लियर है सभी को?
ठीक है, तो सेपरेट रेज्यूमे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, कोई स्पेसिफिक जॉब है तो उसके लिए अलग रेज्यूमे बना लो, और एक रेज्यूमे अपनी स्किल तो बनाए रखें। ठीक है। बॉडी कवर, बॉडी मेल, ये एक्चुअली रेज्यूमे वाली बात नहीं है, रेज्यूमे से रिलेटेड बात नहीं है ये बात है एक्चुअली, आप क्योंकि ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ही बात है। कैसे करते हो आप ऑफ कैंपस अप्लाई? आज आपको पता चलता है कि ये पर्सन इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप आपके दूर के कोई रिलेटिव निकल के आए या फिर कोई एक फ्रेंड निकल कर आए, आपको पता चला कि XYZ पर्सन है और इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इनको मुझे अप्रोच करना है। ठीक है, 99% केसेस में देखता हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका ईमेल आईडी लेते हैं या फिर उनका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, सीधे अपना रेज्यूमे लेते हैं और उसको अटैच करके वो भेज देते हैं कि प्लीज फाइंड एनक्लोज माय रेज्यूमे फॉर रिन्यू। ये गलत तरीका है, ऐसे मत भेजिएगा। और इसलिए कई बार मैं सुनता हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आता रिस्पॉन्स क्योंकि आप थोड़ा सोचें कि हमें कैसे लिखना चाहिए। So always if you are sending your resume first time to anyone, write few lines about you, that I am so and so, did my articleship from this place, and cleared my SCA final in May 24, and got exposure in these area, and now looking for opportunity for this thing. Uh, Regards, your name, your email ID and your phone number. रेज्यूमे कोई भी ओपन नहीं करता है जिसको आप व्हाट्सएप पे भेजते हो। हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो पर्सन जिसको भेजा है वो रेज्यूमे खोलेंगे, देखेंगे क्या चीजें करी है आपने, और फिर उसके बाद कोई भी नहीं करता है इतना एफर्ट। वो केवल केवल उतना पोर्शन पढ़ेंगे जो भी उनके दिमाग में होगा रेलेवेंट पर्सन, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको पता है, लाइक आई वर्क इन इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 10 years। सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर CFO, उनके पास तो कितने रेज्यूमे आते होंगे, और डू यू थिंक दैट दे विल ओपन ईच एंड एवरी रेज्यूमे? नहीं ओपन करते हैं, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लिंक्डइन पे भी किसी को अप्रोच कर रहे हो, पहले राइट फ्यू लाइन्स अबाउट यू, 5-6 लाइन्स अबाउट यू, एंड देन राइट योर फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, सो दैट जो भी आपको अप्रोच करना चाहेगा वहीं से अप्रोच कर लेगा। देखो, रेज्यूम ओपन करने की ऐसे बहुत बड़ी जरूरत नहीं है व्हेन समबडी इज फॉरवर्डिंग योर रेज्यूम, वो तो इंटरव्यू के टाइम ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ऑलवेज कन्वर्ट इट इन PDF फॉर्मेट, यस, नथिंग टू से, ये तो आप जानते ही हो कि वर्ड में नहीं भेजना है आपको, हमेशा PDF में कन्वर्ट करके भेजना है। ठीक है, और रेज्यूमे फॉर्मेट कहाँ पर अवेलेबल है? तो रेज्यूमे फॉर्मेट मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ ग्रुप में, एक बार और आप लोग ग्रुप चेक करिएगा, उसमें मिल जाएगा, और जिन्होंने अभी ग्रुप ज्वाइन किया, आई सेंड इट अगेन। ठीक है, सो दिस फॉर्मेट विच आई हैव शेयर्ड, दिस शोड टू ऑल ऑफ यू, this is a general format, right? It's a word format है ये। ठीक है, सो इसमें करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऊपर ईमेल आईडी लिखा है, फोन नंबर लिखा है, आपका लिंक्डइन का आईडी लिखा हुआ है, करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स लिखे हैं, ग्रुप वाइज लिखा है, मार्क्स भी लिखे हैं एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म्स में, और रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोफेशनल भी लिखे हुए हैं, और M.Com B.Com 10-12 लिखा है। प्रोफिशिएंसी मैट्रिक्स एंड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, यहाँ पर वो लोग ध्यान से देख लो, you are writing proficiency metrics and articleship experience, you are not writing only articleship experience, यानी कि जितना एक्सपीरियंस है वो पूरा कंबाइन कर दिया आपने। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ना, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस दिस फॉर्म, ऐसे ही एक लाइन और बना दो यहाँ पर, ऐसे करके ऊपर यहाँ पर एक सेक्शन और बना दो, अगर आपने जॉब करा है तो, और यहाँ पर जॉब के बारे में लिखो शॉर्ट में। तो यहाँ पर जॉब के बारे में आ गया, यहाँ पर आर्टिकलशिप के बारे में आ गया, और कंबाइंड एक्सपीरियंस आ गया दोनों जगह पे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने तो 3-4 जगह जॉब करी है, तो इतना भी डिटेल आउट मत करिएगा, उनको लगेगा कि ये तो, इनका मन तो चंचल है एकदम, ये तो किसी एक जगह
सेट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी चेंज ओवर मत लिखिएगा। और लास्ट में अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, जो भी आपने सर्टिफिकेशंस करें, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है और कुछ अचीवमेंट्स हैं आपके, वो सब लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए। और लास्ट में आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिखने में जरूरी नहीं है कि पूरा एड्रेस लिखना है आपको, केवल सिटी का नाम लिख दो, दैट वुड बी सफिशिएंट। Sir, one doubt, sir. यस यस यस। Sir, on the day you have shared that resume, no, I have prepared as it is, sir. I have taken that format only by preparing my resume. ओके But when I'm tracking my that what it is there, no, sir, you shared the application tracking, no. ओके। Yeah, when I kept it in that, it is showing that uh, there is no work experience. Please, you have to change the resume. It is warning me, sir. सॉरी, इन विच वन यू आर सेइंग? I have prepared as it is from the format you have shared, sir, that resume. नहीं नहीं, ये तो वर्ड डॉक है, तो वर्ड डॉक में तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब आप इसमें कुछ भी ऐड लेस कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम Yes, नहीं है sir. इसमें। I have changed it to the PDF and I have tracked my application status, sir. But it हम्म। is not giving any credit score to that. उसका रीजन मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उसका रीजन क्या है, दैट वंस वी राइट समथिंग राइट, उसमें that it is mentioning that job experience. अब yours is having an articleship experience, so articleship experience को it doesn't count under job experience and that is fine also, क्योंकि वो ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे दैट दे कंसीडर इट एज अ, तो ये उनकी प्रोग्रामिंग ही वैसी करी हुई है। अगर किसी ने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिखा हुआ है तो दैट ऑल्सो दे विल नॉट काउंट एज वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सो Okay, okay. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि Oh, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो, एंड जस्ट टू गिव यू एन एश्योरेंस ऑल्सो कि आप इसको इसलिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स हैव यूज्ड इट एंड एटलीस्ट एवरीवन हैज गिवन 4 इंटरव्यूज, तो 2 से 3 हजार बार ये यूज हो चुका है, इसलिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप 100% इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो। okay, sir. Okay. I will try it again, sir. Okay. Okay, great, great. Yeah. Thank you, sir. Superb. So, anyone having any questions? Yes. किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर बताएं रिगार्डिंग रेज्यूमे। ये भी क्लियर है आपको ट्रांसफर केस या आपने एक्सपीरियंस अगर लिया हुआ है तो उसको कैसे बताना है, दैट इज ऑल्सो क्लियर। ऑल राइट, सुपर्ब। सो प्रिपेयर योर रेज्यूमे। ट्रांसफर केस जैसा मैंने आपको बताया है कि again I'll slightly talk about it. See, this is written here, articleship experience, ठीक है, from so and so company, this place. Now what you can do is you can write on the top you written March 19 to March 22 जब आपकी articleship हो गई, ठीक है। दूसरा आप लिख दो articleship experience from so and so company इंदौर, और एक लाइन और यहाँ पर लिख दो this one and this one, articleship from, ऊपर लिख दिया आपने एक्स कंपनी और नीचे आपने लिख दिया वाई कंपनी। नो नीड टू राइट ड्यूरेशन अगेन, ड्यूरेशन एक बार लिख दिया आपने ऊपर हेडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या फिर लिखोगे तो ये सवाल आएगा कि यहाँ पर कितना टाइम किया, यहाँ कितना टाइम किया। यहाँ पर बोलोगे यहाँ तो 6 मंथ्स ही करा हमने, तो वो बोलेंगे फिर 6 मंथ्स में क्यों छोड़ दी, ठीक है। Sir, तो if we joined after articleship, can we write the duration also, sir? Big after आर्टिकलशिप March खत्म होने के 22. बाद, Yes, sir. आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद है तो फिर उसको उसके लिए हेडिंग ये वाली बनाओ, लाइक Yes, sir. Duration, sir. Duration. जॉब एक्सपीरियंस। What about duration, sir? ड्यूरेशन, यस डेफिनेटली यू शुड राइट इट, ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन जॉब की यहाँ पर लिखनी रहेगी आपको,
देन यू ब्रिंग दिस डाउन, ये जो ऊपर लिखा है ना March 19 to March 22, rather than this, then you should write it here. Okay. ठीक है, और ऊपर Okay, sir. सपोज March 22 के बाद आपने करा है, तो March 22 टू वॉट एवर जो भी आपने लिखा है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, Okay, जिन okay, sir. स्टूडेंट्स Got की it. आर्टिकलशिप खत्म नहीं हुई अभी जिनकी आर्टिकलशिप खत्म नहीं हुई है, व्हाट दे हैव टू डू, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो डेट है आपकी खत्म होने की डेट वो लिख दीजिए आप। ऐसा मत लिखिए कि ऑन गोइंग, ऑन गोइंग में ये होगा कि पता नहीं कब खत्म होगी। तो जो भी उसकी खत्म होने की डेट है, 31 अगस्त है तो 31 अगस्त, 15 अगस्त है आजादी का दिन, तो उस लिख दो कि आजादी के दिन ही मुझे आजादी मिलेगी। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि जो भी डेट है वो लिख दो आप वहां पे। ठीक है, लास्ट डेट। ओके, सो दिस इज क्लियर, राइट? आई हैव जनरल डाउट, माय 3 months एक्सटेंशन पीरियड इज देयर। अच्छा, एक्सटेंशन वाला जो केस है, देखो दो बातें। पहली बात तो कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो कैंपस के लिए तो आर्टिकलशिप खत्म होने की एक डेट होती है, उस डेट के पहले तक आपको आर्टिकलशिप खत्म हो जानी चाहिए। इफ आई रिमेम्बर राइट, इट वाज 30th September या 31st October, आई विल कंफर्म दैट कि लास्ट टाइम क्या था वो। ठीक है, सो ये तो बात हो गई कि आर्टिकलशिप आपकी खत्म हो जानी चाहिए, कब तक खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि मेंबरशिप के लिए क्या करें। तो मेंबरशिप के लिए आप, अब अगर आपकी अभी आर्टिकलशिप खत्म नहीं हुई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और कैंपस के फॉर्म के लिए मेंबरशिप नंबर होना जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। कैंपस का फॉर्म केवल इतना पूछता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर मेंबरशिप और हैव यू नॉट अप्लाइड, दैट्स ऑल। तो इसलिए मेंबरशिप की जल्दी नहीं करना है कि ओके अभी मेंबरशिप ले लें, नहीं तो पता नहीं कैंपस का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, कोई जल्दी नहीं। क्लियर है सभी को? ओके अगर जॉब अभी एग्जाम के बाद ही ज्वाइन करी है, सिर्फ इनकम टैक्स सीजन तक, तो उसे कैसे मेंशन करें? उसको मेंशन ज्यादा मत करिए। कोई आपका 1 आध महीने का एक्सपीरियंस है तो फिर उस एक्सपीरियंस को कंबाइन कर दो, अलग से फर्म का नाम मत लिखो। 1 आध 2 महीने के एक्सपीरियंस को वैसे भी कोई बहुत ज्यादा काउंट नहीं करता है। ठीक है, यस एवरीवन। और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, राइट? तो आपको जितने भी क्वेश्चंस अब माइंड में आ रहे हैं, और जब रेज्यूमे बनाओगे तो और क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले आप लोग रेज्यूमे बना लें। जो कुछ रेज्यूमे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है, आज के सेशन खत्म होने के बाद मैं उन रेज्यूमे को इंडिविजुअली रिव्यू कर लूंगा, राइट? सो आप लोग रुक जाना जिन्होंने मुझे भेजे रेज्यूमे, आई विल डायरेक्टली रिव्यू इट एंड गिव माय फीडबैक ऑन दैट। ऑलराइट, सो दिस इज पार्ट 1 ओके ऑफ टुडेज सेशन। 2 पार्ट है, जैसे मैंने आज आपको बोला था कि पहला पार्ट रेज्यूमे को लेकर था, ठीक है, और दूसरा पार्ट है कैंपस के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। यस, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेज्यूमे तो अभी आप 1 आध दिन में बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे। जो सेकंड पार्ट है, राइट, दैट इज समथिंग विच आई पर्सनली बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जैसा मैंने आपको थोड़ा सा एक फ्लेवर भी दिया था इस बात का कि अगर आप तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस, डू यू रिमेम्बर आई आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस